नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन जारी। स्पेशल कोर्ट ने 8 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक को भी समन जारी। कमजोर विदेशी संकेतों के बाद बाजार में सपाट कारोबार। मेटल, बैंक और फार्मा शेयरों ने बनाया दबाव। वित्त मंत्री आज बैंकों से कर्ज सस्ता करने के लिए करेंगे चर्चा। पीएसयू बैंक के प्रमुखों से वित्त मंत्री की बैठक। बैंकों के प्रदर्शन की भी होगी समीक्षा। शिवसेना की गैर मौजूदगी में लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पास। सरकार ने बिल में किए 9 संशोधन। विपक्ष ने कहा काला दिन, तो सरकार ने कहा सुझावों का स्वागत। जब ये कोल ब्लॉक्स का विवरण आया था सरकार के सामने, तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि इसमें कुछ बिंदु है जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। जेएसपीएल को सस्ते में मिले गारे पाल्मा 4-1 समेत 3 ब्लॉक की हो सकती है फिर से नीलामी। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा अगले 2-3 दिन में फैसला संभव। स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार मालामाल। कुल 7 दिन में 92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लगी बोलियां। अब तक 37 राउंड हुए पूरे। चलिए क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। आज कुछ बेहतर दिन था, हालांकि ग्लोबल क्यूज बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन तमाम नेगेटिव्स के बीच में भारतीय बाजारों में आज एक उछाल देखने को मिला। ऑलमोस्ट ज्यादातर दिन हरे निशान के साथ अब तक कामकाज हुआ था, लेकिन पिछले 10-15 मिनट में ऊपरी स्तरों से एक बार फिर से मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आते हुए बाजार, और इनफैक्ट इस समय भारतीय बाजार फ्लैट या हल्के लाल निशान में कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। सेंसेक्स 4 से 5 अंक की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ, निफ्टी एकदम सपाट इस समय कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास इस समय ट्रेड दिखाता हुआ, तो ऊपरी स्तरों से दबाव आता हुआ। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में भी सिमिलर पिक्चर आपको नजर आएगी। दिन के दौरान मजबूती के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वहां पे भी मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स 1/4% का दबाव झेल रहे हैं। 10 से 15 मिनट में जो कमजोरी आई है, खासतौर पर जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सीबीआई ने पहले आपको याद होगा पूछताछ करी थी, अब एक एक्यूज के तौर पे समन किया गया उनको। पीसी पारक पहले पूर्व जो कोल सेक्रेटरी थे उनको समन करा गया। साथ साथ कुमार मंगलम बिरला को कहा जा रहा है समन किया गया है। तो बाजार में वो सेंटिमेंट्स एक बार फिर से वीकेस्ट साइड में वैसे ही थे, और ये उसको और तूल देने में मदद करती हुई एक खबर। और उसके बाद हम देख रहे हैं भारतीय बाजारों में भी मुनाफा वसूली का दबाव एक बार फिर से आता हुआ, कमजोरी देखने को मिल रही है। लगातार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से आपको याद होगा दबाव की ही गिरफ्त में बाजार नजर आ रहा है। कौन से वो स्टॉक स्पेसिफिक या फिर कौन सी वो पॉकेट्स जो इस समय दबाव ज्यादा बना रही है, उन पे क्विकली चेक ले लीजिए। मेटल्स में आज कमजोरी है, 1.25% के आसपास का दबाव है। फार्मास्यूटिकल पैक, जिनमें हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जो ट्रेंड को बक कर रहा था जब पूरा मार्केट दबाव में था, उस स्पेसिफिक पॉकेट में हम देख रहे थे खरीदारी आती हुई। फार्मास्यूटिकल्स आज कम करता हुआ 1% के आसपास का दबाव वहां पर है। बैंक से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए आप आज ट्रेडिंग सेशन में 1% के आसपास का दबाव झेलता हुआ। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी 0.5% के आसपास ही कमजोरी के साथ ही कामकाज करता हुआ। तो बैंक्स में प्रेशर है, साथ साथ रियल एस्टेट में दबाव देखने को मिल रहा है। तो स्पेसिफिक पॉकेट जहां पे कुछ बहुत हरकत देखने को मिल रही है, उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हालांकि बिल्कुल वेटेज नहीं। एफएमसीजी में कुछ बहुत खरीदारी है, लेकिन 0.5% के आसपास के वो पॉकेट में मूव दिखाती हुई। इंटरेस्टिंगली आईटी एक हैवी वेट है, जहां आज फाइनली 1-1.25% के आसपास के गेन्स के साथ वो इंडेक्स कामकाज कर रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से आपको याद होगा टीसीएस ने थर्सडे के क्लोजिंग सेशन यानी कि बीते हफ्ते का जो लास्ट कारोबारी सत्र था, उसके बाद टीसीएस ने हाईलाइट करा था कि शायद ये Q4 भी चैलेंजिंग हो सकता है उस कंपनी के लिहाज से। उसके बाद आईटी भी सपोर्ट नहीं कर रहा था इंडियन मार्केट्स को, लेकिन आज लो लेवल से आईटी में कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो तमाम दिग्गज आईटी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर, जिनमें कुछ हद तक खरीदारी है, 1.25% के आसपास इन्फोसिस में पॉजिटिव मूव आता हुआ। लेकिन आज हमारे साथ आपके तमाम जो स्टॉक्स की क्वेरीज हैं उस पर सलाह देने के लिए इक्विटी रश के कुणाल सरावगी और रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा जुड़ रहे हैं। कुणाल, शर्मा साहब, आप दोनों का स्वागत है सीएनबी से आवाज पर। शर्मा साहब, क्विकली आपसे एक चेक लेना चाहूंगा। जो कैरेक्टरिस्टिक था मार्केट का, जो कैरेक्टर था मार्केट का, जब से वो यूएस में जॉब्स डेटा का अनाउंसमेंट आया, अक्रॉस द ग्लोब बिल्कुल तरह से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है सर? हालांकि एक बुल मार्केट में सच है थोड़ा सा करेक्शन है, लेकिन ये करेक्शन कितना डीप हो सकता है? कैसे आप इस करेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं? क्या इस करेक्शन में आप स्टैगर्ड वे में बाइंग कर रहे हैं सर? डीडी शर्मा साहब, देखिए बिल्कुल ये एक बुल मार्केट का साधारण, जी हाँ, ये एक बुल मार्केट का साधारण करेक्शन ही है। और मेरे ख्याल से इस करेक्शन में निफ्टी आसानी से जो है 8600 या इवन 8500 तक जा सकती है, और वहां तक जाती है तब तक भी मैं समझता हूं कि बुल मार्केट के बेसिक ट्रेंड को बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है, और ये एक नॉर्मल करेक्शन होगा।
जहां तक यूएस में इंटरेस्ट रेटें बढ़ने की बात है, मेरे ख्याल से एक्सपर्ट्स का ये मानना है, चाहे वो यहाँ के एक्सपर्ट हो या इवन ग्लोबल एक्सपर्ट हो, कि भारत के ऊपर या भारत के बाजारों पर इसका सबसे कम इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट तो सब जगह होता है, लेकिन सबसे कम इम्पैक्ट होगा। और अदरवाइज जो है वो भारतीय बाजार सारे दूसरे जो कैपिटल मार्केट्स हैं या इमर्जिंग मार्केट्स जो दूसरे हैं उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसलिए मैं समझता हूं कि नॉर्मल करेक्शन से बियॉन्ड जो है शायद इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, और हर गिरावट पे डेफिनेटली मैं बाई करूंगा या बाई सजेस्ट करूंगा। लेकिन करेक्शन स्ट्रांग है। निफ्टी अपने हाई से मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट, बैंक निफ्टी तो 1500-1800 पॉइंट के आसपास का दबाव झेल चुका है। क्या लग रहा है चार्ट पे सर, और भी कुछ डाउनसाइड रिस्क इस समय नजर आ रहा है? निश्चित रूप से देखिए, अगर आशीष आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको और गिरावट की संभावना के लिए तैयार होना चाहिए। एक पुल बैक जरूर आ सकता है, क्योंकि हम 3-4 दिन से लगातार गिरावट देख चुके हैं और बड़ी खासी गिरावट आई है। पर वो टेम्परेरी पुल बैक होगा, बहुत टेम्परेरी पुल बैक होगा, और मुझे लगता है कि 8800 तक एक बार निफ्टी जा सकता है। इस पुल बैक में आपको दोबारा से शॉर्ट की पोजीशंस बनानी चाहिए। मेरा जो अपना लक्ष्य है निफ्टी के लिए वो 8600 के आसपास है, तो मुझे लगता है 8600 के आसपास आपको बड़ा सपोर्ट आते हुए दिखेगा। तो इस तरह से मुझे लगता है एक पुल बैक और बाद में फिर गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए, तो अगर आप बिकवाली करने की पोजीशन बनाना चाहते थे, निफ्टी पे सेल करना चाहते थे, तो शायद एक पुल बैक होगा। पुल बैक कुणाल मानते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि निफ्टी में जो नियर टर्म ट्रेंड एटलीस्ट वो डाउन साइड का ही है। 8600 इवेंचुअल टारगेट्स उन्हें नजर आते हैं। लेकिन चलिए सवाल जवाब का क्विकली सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले इंदौर से हमारे साथ मयंक गुप्ता जी जुड़े हैं। मयंक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे पास जिंदल स्टील 2000 शेयर पड़े हुए हैं। हाँ सर, 198 के रेट पे। तो सर उनको क्या करना है सर, होल्ड करना है कि आज का क्या लग रहा है सर जिंदल स्टील? 198 के रेट पे हैं आपके पास। शर्मा साहब आपके पास आता हूं। जिंदल स्टील एंड पावर, तमाम कंसर्न्स फिर से एमिनेट हो रहे हैं इस कंपनी को लेकर। बहुत तगड़ी पिटाई के बाद एक बाउंस दिखाया था। क्या लगता है फंडामेंटली, आप जैसे फंडामेंटल एनालिस्ट क्या लेवल्स पे इस कंपनी में खरीदारी करने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि अपने हाई से तो तगड़ा करेक्ट हो चुका है, बहुत बड़ा नॉन परफॉर्मर रहा है, अंडर परफॉर्मर रहा है इनफैक्ट कहना चाहिए। नहीं, देखिए मैं खरीदारी करना पसंद नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से अभी जो है शेयर वो अभी भी फुल्ली वैल्यूड जैसा ही है, और यहाँ से अपसाइड के चांसेज या अपसाइड का पोटेंशियल बहुत कम है। हालांकि जो पावर बिजनेस है वहाँ अगर पीपीएस साइन होते हैं, अभी क्या है पीपीएस इनके लिमिटेड साइन हुए हैं, टोटल जो इनकी कैपेसिटी आ रही है उसके सामने। तो अगर पीपीएस कुछ और ज़्यादा साइन होते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अपसाइड और आ जाए। लेकिन चूंकि मेटल पोर्शन जो इसका है वो अभी भी स्लगिश ही है, और चूंकि ओवरऑल मेटल्स में अभी भी वीकनेस ही है, तो वहाँ से जो है वो वीकनेस एमिनेट होगी और वहाँ प्रॉफिट्स पे दबाव बना रहेगा। तो दोनों को मिलाकर के कोई ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव आउटलुक लगता नहीं है। गिरने में भी जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हम इन्वेस्ट करते हैं बढ़ने के लिए या अप्रिशिएशन के लिए, तो अप्रिशिएशन की जगह भी ज़्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैं इसको नहीं खरीदूंगा। ओके, चलिए यहाँ पे क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी जो तमाम क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज एक कंपनी फोकस में है, वो है केन इंडिया। रेट्रो टैक्स का खौफ फिर सताने लगा है। इनकम टैक्स विभाग ने ब्रिटेन की केन एनर्जी को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स नोटिस दिया है। इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। पहले तो अपने रिसर्च एनालिस्ट संदीप ग्रोवर से। संदीप, बिजनेस सेंटिमेंट तो खराब करने वाली खबर है ही, लेकिन क्या खबर है, क्या अपडेट है? केन पीएलसी को पिछली तारीख से टैक्स का नोटिस जो भेजा गया है, इसको लेकर पूरी खबर आपके पास क्या है? सेंटिमेंट वाइज जरूर ये नेगेटिव है। जो रेट्रो टैक्स का खौफ है वो दरअसल इस कंपनी के लिए खराब है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में रिएक्शन भी देखने को मिला। लेकिन काफी बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या ये जो टैक्स लायबिलिटी है एक्चुअली केन इंडिया जो कि इंडियन लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर आएगी, या तो फिर जो केन पीएलसी जो कि इसका अस्वेल प्रमोटर था जिसने अपनी पूरी हिस्सेदारी वेदांता को बेची थी उसके ऊपर आएगी। दरअसल इस मामले में हमने इस कंपनी का जो प्रबंधन है उससे भी बातचीत करी, और उनका साफ तौर पर ऐसा कहना है कि ये जो पूरा मामला है वो दरअसल 2006 का है, जिसमें केन एनर्जी पीएलसी ने अपने जितने भी कारोबार थे, जो एसेट्स थे, उसको एक नई कंपनी जो कि इंडिया बेस्ड है, केन इंडिया जिसका नाम था, उसमें ट्रांसफर किया था। उस समय उनको जो कैपिटल गेन हुआ था उसकी वजह से नोटिस सर्व किया गया है। उस लिहाज से केन इंडिया जो कि इंडियन लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर इसका कोई भी दरअसल जो भार या तो फिर जो लायबिलिटी है वो नहीं आएगी। इनफैक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि इस कंपनी में जो कि केन इंडिया है उसमें केन एनर्जी पीएलसी ने करीब 2178 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया था, और जब ये एसेट्स ट्रांसफर किए गए थे 2006 में, उस समय इनको ये एसेट ट्रांसफर करने पर करीब 26,682 करोड़ रुपए के आसपास के जो रकम है वो मिली थी। तो उस लिहाज से करीब 24,500 करोड़ रुपए के आसपास का
कैपिटल गेन हुआ था, तो उसके चलते करीब 10,250 करोड़ रुपए के आसपास की जो टैक्स लायबिलिटी है वो इनके ऊपर आती है। और ये जो पूरा कंफ्यूजन है दरअसल इसलिए भी है क्योंकि जो स्टेटमेंट जारी की गई उसमें ऐसा कहा गया है कि ये जो टैक्स लायबिलिटी है उसके चलते केन में करीब 40% के आसपास के जॉब कट्स हुए हैं, वो अपनी जो बाकी बची 10% के आसपास की हिस्सेदारी है केन इंडिया में उसको नहीं बेच पा रहे हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से देखने को मिला है। तो ये जो स्टेटमेंट जारी किए गए ये दरअसल केन एनर्जी पीएलसी की ओर से जारी किए गए, जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं, तो उस लिहाज से आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो केन इंडिया की ओर से साफ तौर पर यह क्लैरिफिकेशन है कि उनका इससे कोई मामला नहीं है। 2006 में ऐसे जो ट्रांसफर हुए थे वो केन एनर्जी पीएलसी की ओर से हुए थे। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी आती भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर नोटिस सर्व किया भी है तो वो केन एनर्जी पीएलसी को किया है। अगर कोई देनदारी देनी भी होगी तो वो केन एनर्जी पीएलसी को देनी होगी। केन इंडिया का इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जैसे आप कह रहे थे सेंटीमेंट वाइज ये नेगेटिव खबर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में रिएक्शन देखने को भी मिल रहा है। तो डिसअपॉइंटिंग खबर आती हुई स्टॉक हालांकि 2-2.25% के आसपास की कमजोरी है, तो कुछ हद तक इसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट होगा। हालांकि सीएनबी आज सुबह से क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि जो केन इंडिया आपके सामने लिस्टेड एंटिटी है इस पे इसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। जो यूके लिस्टेड केन एनर्जी पीएलसी है उस पे लायबिलिटी आने वाली 10-10.5 हजार करोड़ रुपए का जो आईटी डिपार्टमेंट ने डिमांड नोटिस स्लैप करा है। लेकिन स्टॉक ध्यान रखें इसीलिए भी प्रेशर शायद झेल रहा है क्योंकि कल हमने देखा था कच्चे तेल खासतौर पर ब्रेंट क्रूड में 3.5% के आसपास का दबाव आता हुआ नजर आया था। आज भी मामूली हरे निशान के साथ ही कामकाज हो रहा है, तो उसका भी एक प्योर प्रॉक्सी है केन इंडिया, तो उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट कुछ हद तक स्टॉक प्राइस एडजस्ट करता हुआ। लेकिन इस खबर पे हमारे साथ और बातचीत करने के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर सुनील जैन साहब जुड़ रहे हैं। सुनील जी हाय सर, स्वागत है सीएनबी आवाज पर आपका। कैसे देख रहे हैं आप एक रेट्रो टैक्स का मामला एक बार फिर से सामने आता हुआ? 2006 का केस था जिस पर आज वो आईटी डिपार्टमेंट ने कहा गया कल डिमांड नोटिस स्लैप करा है केन एनर्जी पीएलसी पर। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और कितना बड़ा सेंटिमेंटल डैम्पनर हो सकता है सर? बिल्कुल, जैसे आपने कहा ये बहुत बड़ा सेंटिमेंट को डैम्पन करेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे निवेश करेंगे वो 2-3 बार फिर से सोचेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने का फायदा है या नहीं है। क्योंकि इसमें हमें ये समझना है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो बोल रहा है जो कैपिटल गेन्स हुआ है जिसके ऊपर वो टैक्स लगाना चाह रहे हैं, एक तो खैर जैसे सबको मालूम है ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, तो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ये 2006 में हुआ है। तो 2006 का ट्रांजैक्शन जब प्रणब मुखर्जी ने 2012 में ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाए थे, तो एक तो इन्वेस्टर्स का ये सोचेंगे कि भाई अगर 6 साल बाद या 10 साल बाद कोई टैक्स हो सकता है तो हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं करेंगे। एक तो यही सबसे बड़ा जो सेंटिमेंट डैम्पनर है। दूसरी बात ये जहां जो आपके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है, जो आपके रिपोर्टर ने अभी बताया कि कैन इंडिया ने कि कैन पीएलसी ने कुछ 2,000-2,500 करोड़ रुपए डाले इंडिया में और उनका इतने हजारों करोड़ का फायदा हुआ जब ये इन्होंने आईपीओ किया। तो इसमें हमें ये समझना है कि फायदा किसी का नहीं हुआ इसमें, क्योंकि जो आईपीओ के जो पैसे थे ये जो कैन पीएलसी है, कैन पीएलसी को नहीं मिले थे। ये आईपीओ ये कैन इंडिया को गया था और कैन इंडिया ने इस पैसे से कैन के जो यहाँ पे तेल और गैस निकालने में वो पैसा लगाया है। तो जो कैन एनर्जी को जो एक्चुअली जो कैपिटल गेन्स होएगा वो कैन एनर्जी को कैपिटल गेन्स, एक तो जब उन्होंने अपने शेयर बेचे थे वेदांता को तो उस पे जो टैक्स बनता था वो उन्होंने टैक्स दे दिया था। अब जो बाकी जब वो शेयर बेचेंगे, जो $1 बिलियन की जो शेयर जो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज किए हैं, जब वो शेयर बेचेंगे तब टैक्स बनेगा, उस पर वो टैक्स पे करेंगे। तो एक्चुअली क्या ये जो इसमें जो सबसे बड़ी गलती की है टैक्समैन ने, वो ये है कि कैन, जब आप ये देखिए 2006 में कैन एनर्जी पीएलसी के पास इंडियन एसेट्स थे, जैसे राजस्थान में उनका जो मंगला वगैरह जो ब्लॉक्स थे ये इनके थे, मगर ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी के जरिए ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, उनके ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी जो इसका ओनर था। अब वो इन्होंने ये ओनरशिप इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर दी, तो इसमें कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ, क्योंकि कैन ऑस्ट्रेलिया भी कैन एनर्जी की सब्सिडरी थी और कैन इंडिया भी कैन एनर्जी की सब्सिडरी थी। तो इसमें मतलब जैसे कहते हैं ना, एक ही फैमिली में आपने ट्रांसफर किया था, तो कोई इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था। और बल्कि ये देखने की ये बड़ी ये जो अभी जो बजट कुछ दिन पहले अरुण जेटली जी ने प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, इस खास ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में अरुण जेटली जी ने कहा था कि ग्लोबल रीऑर्गेनाइजेशन अगर होएगा किसी कंपनी का तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो मतलब भारत सरकार कह रही है कि आइंदा से आगे से अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। फॉरेन अगर फॉरेन रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और उसमें एक इंडिया लेग है, इंडिया का एक उसमें हिस्सा है,
उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, मगर जो पुराना ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ उस पर वो टैक्स लगा रहे हैं। तो इसमें मतलब ये किसी हाल में किसी भी आप सिरे से इसको देखें, ये जो टैक्स नोटिस है ये बहुत खराब बात है। और दूसरी बात यह है कि जब अरुण जेटली जी का जो फर्स्ट बजट था, पहला जो उनका बजट था पिछले साल, उसमें इन्होंने एक आदत देखिए, जहां तक पुराने केस हैं, मैं ये चाहूंगा कि इसको हम सुलटा ले, कोर्ट सुलटा ले, हम इन पे दबाव नहीं डालेंगे लोगों के ऊपर। जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बेसिस पे अगर कोई नई डिमांड होगी, वो एक कमिटी के पास जाएगी, वो कमिटी उसको देखेगी और डिसाइड करेगी हाँ भाई इस पे हमें आगे चलना चाहिए, इस नोटिस पे नहीं चलना चाहिए। तो कायदे से जो कैन का जो नोटिस था, वो इनको ये कमिटी ने लाना था, और ये कमिटी देखती उसको कि भी ये इसमें ये सच्ची में लगता है या नहीं लगता। तो और इसमें अगर 2-3 आप और केस देखिए, थोड़े से फर्क है, बड़े ब्रॉडली सिमिलर है। एक तो था वोडाफोन का और शेल का ट्रांसफर प्राइसिंग का केस। उन दोनों केस में भी ऐसा ही हल्का मोटा सिमिलर मामला था। एग्जैक्टली सेम ही था, मोटा सिमिलर था। तो वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्समैन के खिलाफ अपना वर्डिक्ट सुनाया। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया उसके खिलाफ, तो अरुण जेटली जी कैबिनेट के पास प्रस्ताव ले गए कि हमें इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा पोजीशन जो टैक्समैन का जो स्टैंड था वो गलत था। तो हर मामले से आप देखें, हर तरीके से आप देखें इसको, ये बहुत बड़ी गलती की है टैक्समैन ने, और इससे काफी सेंटिमेंट पे फर्क पड़ेगा। और खासतौर से जब इंडिया ये सोच रही है कि बाहर से निवेश आएगा, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं हम, तो ये बहुत नेगेटिव है उस लिहाज से। ओके, जैन साहब बहुत धन्यवाद सीबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। सरकार ने तमाम सफाई दी थी, कोशिश करी थी, इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड थे, स्टेटमेंट दिए थे कि वो नर्व्स को काम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये टैक्समैन की तरफ से जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है, जिस तरह से जैन साहब ने बखूबी पूरी तरह से प्रोसेस समझाया कि कितनी गलती करी है टैक्समैन ने, एक बार फिर से वो सेंटिमेंट्स डैम्पनर जरूर हो सकता है, एक बार फिर से वो रेट्रो टैक्स का जो डर था सामने आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाते आते आपको याद होगा आपकी स्क्रीन पे एक रेलवे रिलेटेड फ्लैश चल रहा था। रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक से उनकी बातचीत जारी है फंडिंग को लेकर इंडियन रेलवेज में। इनफैक्ट 30 साल के बॉन्ड जारी करने की भी योजना बना रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि LIC के अलावा दूसरे वित्तीय संस्थान भी निवेश के लिए इच्छुक हैं। तो यहाँ पे फंड मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज अब पिकअप होती हुई सुरेश प्रभु के अंडर रेलवे की, और उसको लेकर मेरे ख्याल से तमाम रेलवे स्टॉक्स रिजॉइस कर रहे हैं। तो अगर हम क्विकली वो स्टॉक्स देख सकें, हालांकि बजट से पहले से एक टीटागढ़ वैगन से एक ऐसा स्टॉक था जो तगड़ा मूव दिखाता हुआ नजर आया था आज, लेकिन यहाँ पे फ्लैट टू माइल्डली नेगेटिव टेरिटरी में तमाम स्टॉक्स कामकाज करते हुए। पर रेलवे स्टॉक्स में ध्यान रखें, कुछ स्टॉक्स की तो जबरदस्त री रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। छोटा सा ब्रेक, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए, उनसे अब तक बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई, आपकी तमाम क्वेरीज सॉल्व नहीं हुई है, तो आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपकी तमाम सवालों के जवाब देने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आपकी स्क्रीन पर शिल्पा मेडिकेयर USFDA ने रायचूर में कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जांच की है। ये स्टॉक ध्यान रखें तगड़ी रेटिंग अगर मैं सही हूं तो इस कंपनी ने दिखाई है। अगर 1-2 साल के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आ सके, हाल फिलहाल करेक्ट हुआ था, कल मेरे ख्याल से एक शार्प मूव आया था और आज भी पॉजिटिव साइड में मूवमेंट इनफैक्ट कंटिन्यू होता हुआ 2.5% के आसपास। कुणाल, क्विकली अगर इस चार्ट को आपने देखा हो शिल्पा मेडिकेयर की। देखिए आशीष, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, हम लगातार एक आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनस्पत इस काउंटर से देख रहे थे। एक रेजिस्टेंस 980 के आसपास जरूर है, और 2 ही दिनों में इसने देखिए 780 से 980 तक का दूरी तय की है। तो मुझे लगता है कि अब इन स्तरों पर नई खरीद का तो बिल्कुल कारण नहीं बनता है, बहुत बढ़ चुका है। इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें, निचले स्तरों पर जरूर इसमें खरीद के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, अब मुंबई से रमेश माली जी, और मेरे ख्याल से ये एक SMS है उनका। प्राज इंडस्ट्रीज में इनके पास 100 शेयर हैं, 62 के लेवल्स पे खरीद हुई है, तो इनकी खरीद के आसपास 1-1.5 रुपए के आसपास का मुनाफा हो रहा है पर शेयर। ITC दूसरा स्टॉक है इनके पास, 100 शेयर हैं, 360 की बाइंग हुई है, वहां पे 20-20 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है। मेरे को लगता है हाल फिलहाल के एक्शन हैं, तो कुणाल आपसे जानना चाहूंगा इन दोनों स्टॉक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए।
देखिए, प्राज पे तो मेरी निकल जाने की राय है आशीष। उसका कारण यह है कि एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है जिसने कि बहुत वक्त से परफॉर्म नहीं किया, पूरा जो स्पेस है इसने परफॉर्म नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि प्राज में बने रहने का कोई औचित्य नहीं, किसी तेजी में बढ़कर के भी 68 रुपए से ऊपर ये जाएगा इसकी संभावना कम दिखती है। तो मुझे लगता है कि वक्त जाया ना करें, इस काउंटर से निकल आए। आईटीसी यदि आपने निवेश के लिहाज से लिया है, मुझे लगता है कि आईटीसी में जरूर आपको बने रहना चाहिए। एक बड़ी करेक्शन आ चुका है और मुझे लगता है कि इन स्तरों पर आप खरीदते हैं तो डाउन साइड बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आप आईटीसी में बने रहते हैं और वक्त देते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है आईटीसी आपको दोबारा से अच्छे लेवल दिखाए। ओके, ग्वालियर से हमारे साथ आनंद सिंह जी जुड़ रहे हैं। सिंह साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। जी सर, मेरे पास क्रम्पटन ग्रीव्स की 100 शेयर है सर, 194 की रेट पे मैंने सर लिए। हाँ, लंबी अवधि के लिए बैठे हैं आप इस स्टॉक में लेकर? सर लिए तो ट्रेडिंग के हिसाब से थे, लेकिन मैं रेस में बने रह सकता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, दूसरा स्टॉक कौन सा बोल रहे हैं सर? मेरे पास जी सर धनलक्ष्मी के 100 शेयर है, वो सर 44 की रेट पर है। 44 के, तो 11 रुपए के आसपास, मेरे ख्याल से 33 पे चल रहा है। जी हाँ, वो स्टॉक तो 11 रुपए के आसपास का वहां पे नुकसान हो रहा है। शर्मा साहब, पहले तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स खरीदारी करी थी 198 के लेवल्स पर, क्या करना चाहिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे? और इनफैक्ट इसी के साथ ज्यादातर लोगों का एक सवाल आता है जिसे मैं ऑल टुगेदर क्लब कर देता हूं, 175 के आसपास क्रॉम्पटन की एक अच्छी खरीद बनती है, और स्पेसिफिकली इनके कॉल पे रणनीति क्या होगी, इनको भी बता दें। देखिए, डेफिनेटली अब जबकि जो इनका जो डीमर्जर का रेशियो है वो बेटर हुआ है और अब 1:1 के रेशियो में जो है वो शेयर मिलेंगे, और इसके कारण मैं समझता हूं कि रिटेल शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। तो उसको चलते हुए मेरे ख्याल से आसानी से ये शेयर जो है वो डीमर्जर के बाद आपको कंबाइंड वैल्यूएशन जो है 200 रुपए से ऊपर के आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज जो है मैं समझता हूं कि ये पहले डेफिनेटली इतना अट्रैक्टिव नहीं था, और जब मैं यहां से कह रहा हूं कि 200 से ऊपर के वैल्यूएशन मिल सकते हैं तो डेफिनेटली 175 के आसपास आता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। अगर किसी की 198 की खरीद है तो शर्मा साहब बने रहें क्या? वो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी हाँ, मेरे ख्याल से डीमर्जर तक बने, जी हाँ डीमर्जर तक बने रहेंगे, तो डीमर्जर के बाद जो कंबाइंड वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली इनकी परचेज प्राइस से ऊपर का मिलेगा इनको। ओके, कुणाल क्विकली, धनलक्ष्मी बैंक 11 रुपए नीचे इनकी खरीद से। देखिए, बेहद कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है आशीष, और आप देखें कि लगातार ये काउंटर लोअर पिक्स बना रहा है। हमने जब बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी भी देखी थी तो उसमें इस काउंटर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बने रहने का औचित्य नहीं है। किसी भी रैली का आप इस्तेमाल इस काउंटर से निकल जाने के लिए और किसी अन्य बैंकिंग शेयर में निवेश करने के लिए करें। अब देखिए कौन से बैंक में आप जा सकते हैं। मेरी राय में निजी बैंकों का चुनाव करें, और उसमें यस बैंक, इंडसइंड बैंक सबसे अग्रणी है। करूर वैश्य बैंक का भी आप चाहें तो उसमें भी निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि, मध्यम अवधि के लिए निवेश करें, मुझे लगता है कि इसका नुकसान की भरपाई आपको वहां से हो पाएगी। ओके, तो धनलक्ष्मी बैंक से निकलने की सलाह जो तमाम बैंक्स को रिकमेंड कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे उनके हॉटबोर्ड भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए शर्मा साहब और कुणाल सरावगी साहब हमारे साथ बने हुए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब धानु रोड से हमारे साथ प्रवीण शाह जी जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, पूछिए अपना सवाल। सर हिंदी में बोलिए पहले। सर हिंदी में बोल दीजिए। इंडियन रेलवे signed an MOU with the Life Insurance Corporation of India, in which Life Insurance Corporation will lend to railways 1,50,000 crores in the next 5 years, at a very, very good return for them as well as us, which will help railways to finance operations on a big scale. We are also doing it in a way that railways will benefit, Life Insurance Corporation will benefit. Railways needs long-term maturity finance. LIC, by its very nature, also has to invest money into long-term maturity bonds, because the LIC policy taken for 30 years or 40 years. So this is a win-win situation for all, both the institutions, either LIC and railways, in which we will now work together in a manner that railways and LIC
partnership will be extended to others. I don't want to tell you the other names right now. So what is the interest rate of this LIC? This is related to government security rate, which is extremely attractive for banks. चलिए, तो रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु कहते हुए LIC और रेलवे के बीच एक पार्टनरशिप हुई है। मोस्ट लाइकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी होंगी रेलवेज के बिहाफ पे, वो LIC सब्सक्राइब करता हुआ शायद नजर आए। वर्ल्ड बैंक के साथ भी बातचीत चल रही है फंडिंग को लेकर। हालांकि स्टॉक्स इस समय तमाम रेलवे स्टॉक्स में ख्याल से हल्के लाल निशान के साथ ही कामकाज करते हुए, लेकिन आज न्यूज फ्लो स्ट्रांग है। शाह साहब, सॉरी आपको वेट कराने के लिए। सर पूछिए अपना सवाल। टाटा स्टील मेरे 52 है, 505 से। लंबी अवधि के निवेशक हैं सर, या फिर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था? नहीं, लंबी अवधि के लिए। ओके, टाटा स्टील खरीदारी करी है और मेरे ख्याल से तगड़ा लॉस हो रहा है, 175 रुपए पर शेयर के आसपास का। शर्मा साहब, टाटा स्टील क्या करना चाहिए? देखिए, हम सब देख रहे हैं कि मेटल्स में तो पिछले काफी समय से जो है वीकनेस चल रही है। और ग्लोबल जो ट्रेंड है वो भी वीकनेस का है। चाइना का मार्केट जो है उसकी ग्रोथ कम हो रही है, तो वहां से डिमांड कम हो रही है, और उसके चलते ही मेनली जो है वो इन तरह की ग्लोबल कमोडिटीज के अंदर वीकनेस है। तो मुझे नहीं लगता कि वीकनेस बहुत जल्दी में ठीक होने वाली है। और मेरा सवाल फिर इनके लिए होगा कि समय तक रखना भी चाहते हैं तो इनको, इनकी बाइंग क्योंकि बहुत ऊपर है, 175 रुपए के आसपास पर शेयर लॉस हो रहा है, तो एवरेज करें, बेच दें इस समय, और डाउनसाइड रिस्क नजर आता है। इनके लिए स्पेसिफिकली क्या रणनीति होगी सर? नहीं, देखिए, एवरेज करने का तो कोई औचित्य नहीं है, और बेचने का इस पे डिपेंड करता है कि क्या इनको वापस जल्दी रिकवरी करनी है, तो डेफिनेटली आपको बेच के किसी और शेयर में ही स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर तो आपको रिकवरी देने में समय लगाएगा काफी, क्योंकि जब और ओवरऑल जो है साइकिल पॉजिटिव होगा स्टील का, तभी जो है वो एक तरह से वापस सस्टेनेबल प्रॉफिट जो है वो दिखाई देंगे कंपनी में, और तब जो है रिकवरी आएगी। चलिए, इस बीच भारतीय बाजारों में एकदम सपाट समय कामकाज होता हुआ, सेंसेक्स और निफ्टी एकदम बिल्कुल ही फ्लैट। सेंसेक्स में महज 10 अंक के आसपास, 11 अंक के आसपास की हरे निशान के साथ ट्रेड्स हो रहे हैं। निफ्टी में 4, 4.5 अंक के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। तो एक कंसोलिडेशन का दिन फाइनली ऊपरी स्तरों से आने की दबाव देखने को मिला था, लेकिन कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही कंसोलिडेट करते हुए इस समय इंडियन मार्केट। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपके तमाम शेयरों पर जो सलाह है वो लेते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ निकाल से एसएमएस के तौर पे अहमदाबाद से सुरेश जी का सवाल है। टीसीएस है इनके पास, न्यूमरोलॉजी को शायद ये बिलीव करते हैं, 240 शेयर हैं, 240 के भाव पे तगड़ा मुनाफा हो रहा है, तो लंबी अवधि के निवेशक है। मेरे ख्याल से जानना चाहते हैं शर्मा साहब कि मुनाफा वसूल लें या टीसीएस में बने रहें। तो टीसीएस में करंट लेवल्स पे आपकी रेको क्या होगी, आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? देखिए, करंट लेवल पे ऑलमोस्ट फुल्ली प्राइस जैसा है शेयर, और मैं समझता हूं कि नियर से मीडियम टर्म में कोई ज्यादा अप्रिसिएशन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये चूंकि बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो डेफिनेटली ये कंपनियां ऐसी है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको 20% का CAGR रिटर्न आसानी से दे सकती है। तो उतने रिटर्न से ये अगर सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली अभी भी बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे तो बने रहें, रीजनेबल रिटर्न्स आपको यहां से टीसीएस लगातार देता रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस शायद काउंटर ना डिलीवर करे, तो उस लिहाज से अगर वो डिसअपॉइंटमेंट हो आपको, तो आप यहाँ पे अपना मुनाफा वसूल लें, दूसरी किसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, चाहे वो कोई दिग्गज हो। लेकिन शर्मा साहब, इसी के साथ एक सवाल फिर क्लब करना चाहूंगा। अगर टीसीएस से एग्जिट करें तो टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस, इस समय क्या इन्फोसिस ज्यादा लुक्रेटिव है? अगर टीसीएस में मुनाफा हो रहा है तो क्या मैं स्विच कर लूं इन्फोसिस की तरफ? देखिए, ये अभी कॉल लेना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि इन्फोसिस अगर और वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ती है, कंसल्टिंग की तरफ जाती है, और जैसा कि सिक्का साहब के आने के बाद में इन्फोसिस जो है कई कदम जो इस तरह ले रही है, एक्विजिशंस कर रही है, तो अगर वो उस दिशा में आगे बढ़ती रहती है तो मैं समझता हूं कि वहां उसको वैल्यूशंस और बेटर मिल सकते हैं, और उस केस में टीसीएस से बेटर रिटर्न्स आपको इन्फोसिस में मिल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आती हुई आपकी टीसीएस के स्टॉक पर, लेकिन भारत को ईरान से बड़ी राहत मिल सकती है। जल्दी एक बार फिर भारत ईरान में बासमती चावल एक्सपोर्ट कर सकेगा।
इससे पहले अक्टूबर 2014 से ईरान ने बासमती चावल के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। आपके सामने आपकी स्क्रीन्स पर तमाम राइस मैन्युफैक्चरर्स, राइस प्रोड्यूसिंग कंपनीज, एलटी फूड्स, केआरबीएल, कोहिनूर फूड्स आज के फ्लैटिश बाजार में तमाम स्टॉक 4 से 5% के आसपास की मजबूती के साथ इसी खबर के दम पे कामकाज करते हुए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के अब हमारे साथ केआरबीएल के सीएमडी मिस्टर अनिल मित्तल जी जुड़ रहे हैं। मित्तल साहब, क्या अपडेट है? कब तक का ईरान परमिट जारी करना शुरू करेगा और कितना बड़ा रिलीफ आप जैसी तमाम कंपनीज के लिए, अगर इसे क्वांटिफाई कर सके सर? क्वांटिफाई तो एज इट इज करना डिफिकल्ट है, पर वन थिंग इज वेरी क्लियर कि ईरान को हम अराउंड 1.2-1.3 मिलियन टन बासमती राइस हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। हम मतलब इंडियन राइस मैन्युफैक्चरर्स? हाँ, इंडियन राइस, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया। ठीक है। नाउ आउट ऑफ 1.3 मिलियन टन अगर आप डाटा देखेंगे तो ईरान ने जब अक्टूबर में 2014 को इसमें बैन लगाया तो उनके यहाँ एक सिस्टम है कि बासमती राइस की जो परमिशन है वो अगेंस्ट लाइसेंस इशू करते हैं ईरानियन गवर्नमेंट। तो उस टाइम उन्होंने ऑलरेडी 4-1 लाख टन के लाइसेंसेस इशू कर दिए थे। इसलिए आप अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर देखें तो एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस टू ईरान इज प्रैक्टिकली 1,10,000 टन एवरी मंथ अगेंस्ट दोज लाइसेंसेज विच वर इश्यूड प्रायर टू बैन। अच्छा, फरवरी और मार्च में कोई ढीलापन है क्योंकि वो लाइसेंसेज अब खत्म हो गए हैं और एज पर प्रॉमिस गिवन बाय द ईरान गवर्नमेंट 23 मार्च को डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ओपन दी ईरान इंपोर्ट्स अगेन। ओके मित्तल साहब, मैं आपसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन जानना चाहूंगा, ईरान ने इंपोर्ट बैन करा था या फ्रेश लाइसेंसेस इश्यू करना बंद कर दिए थे? क्योंकि इस बीच में शायद आपके जो पास ऑर्डर्स थे आप जैसी तमाम कंपनीज को ईरान में कंटिन्यू होते हुए नजर आए थे, फ्रेश परमिट शायद नहीं मिल रहे थे, ये बात सही है क्या? हाँ, फ्रेश परमिट बिल्कुल नहीं मिल रहे और आज भी नहीं मिल रहे हैं। और ये जो फ्रेश परमिट्स ईरान शायद नहीं दे रहा था क्योंकि वहां पे ओवर सप्लाई की सिचुएशन थी, अब वो सिचुएशन तब्दील हो गई क्या? अब वो मार्केट उतना सप्लाइड नहीं है क्या इस समय? हाँ, ये भी बात सही है कि काफी ओवर सप्लाई था, वहां पर एकदम गलत आया हुआ था बासमती राइस का। और वो गलत अब धीरे धीरे, क्योंकि इंपोर्ट्स जो है प्रैक्टिकली तो कम हुए ही हैं 20-25% टू ईरान कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो वो अब धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं। तो उनको जरूरत है कि मार्च से दोबारा वो एक्सपोर्ट को एंड ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करें। अच्छा, फिर इस टाइम पे सप्लाई डिमांड सिचुएशन क्या कहती है? कितना डेफिसिट होगा ईरान में? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप जैसी तमाम नहीं, के लिए सर? ईरान में डेफिसिट नहीं है। एक तो ईरान की अपनी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली, तो ईरान ओवरऑल आपके चावल का इंपोर्ट वर्ल्ड वाइड से कम करेगा। ओके, तो बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है, बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है, ऐसे रीड करूं? नहीं है, पॉजिटिव है, आई टेल यू पॉजिटिव है। उसका कारण क्या है कि फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स ये जो बैन लगा था इसकी सेंटिमेंट्स की वजह से ग्लोब के अंदर जो है ना, देयर वाज ए डिप्रेशन। इवन मिडल ईस्ट पीपल, अदर कंट्रीज लाइक इराक एंड ऑल, दे वर नॉट इम्पोर्टिंग राइस इन अ बिग वे, दे आर थिंकिंग कि भाई प्राइसेस कम डाउन आएंगे बिकॉज ईरान इज नॉट बाइंग। लेकिन वो ऑल ऑफ ए सडन अगर आप लास्ट 2-3 दिन का डेटा देखें तो देयर इज ए पॉजिटिव साइन इन द मार्केट एंड प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय अबाउट 1,000 रुपीज अ टन। ओके, या चलिए, तो पॉजिटिव खबर तमाम मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और इनफैक्ट स्क्रीन भी वही दिखा रही है, तमाम राइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, राइस एक्सपोर्टिंग कंपनीज अच्छा पॉजिटिव मूव के साथ ट्रेड करती हुई। केआरबीएल जिसके बारे में हमने बातचीत करी, वहां पे 5% का मूव है। इनफैक्ट पिछले एक साल में तो मेरे ख्याल से सब 50 लेवल से ऑलमोस्ट 140-150 के लेवल्स पे काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो एक तगड़ी रीरेटिंग हुई है। मित्तल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। शर्मा साहब, क्विकली, ये राइस कंपनीज के आपके रडार पे कुछ पसंद आता है आपको? खरीदारी करने के मौके यहां पर हैं क्या? इस पॉकेट को आप ट्रैक करते हैं? जी नहीं, एक्टिवली तो ट्रैक नहीं करता हूं, और मेरा ये मानना है कि ये सेगमेंट जो है वो बड़ा वोलेटाइल है, इरेटिक है, और दोनों तरफ से, एक तो जिस तरह से जो एक्सपोर्ट होता है वहां भी रिस्क है ये, और दूसरा जो रियलाइजेशंस है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है क्रॉप के साथ में, डिमांड के साथ में। तो मैं इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करने की सलाह यूजुअली नहीं देता हूँ। ओके, शर्मा साहब, मार्केट पे कुछ स्टॉक्स पे बातचीत हुई बहुत ज्यादा आज, सॉरी आपसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन कोई डिस्क्लोजर्स सर? मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जिन स्टॉक्स पे बात की है उनमें से किसी में मेरा व्यक्तिगत निवेश। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लेंगे शेयरों पर फटाफट सलाह कुणाल सराफ के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत और वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें सिर्फ 4 मिनट की घड़ी दी है, तो कुणाल शुरू करते हैं फटाफट। मुंबई से दिनेश मिश्रा जी का सवाल है। ऑर्बिट कॉप है, इनके पास 500 शेयर 28.70 रुपए की खरीद है। देखिए, बहुत ही कमजोर काउंटर है आशीष, और बहुत लंबे वक्त से मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, निवेशकों को निराश कर रहा है। तो मुझे लगता है इसमें बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। कोई भी रैली आपको मिले और इस काउंटर में 17 का भाव आए तो मुझे लगता है कि आपके लिए निकल जाना ही बेहतर है। पुष्कर से आशुतोष खन्ना जी का सवाल है। HDFC 300 शेयर है, 1450 की खरीद है। देखिए, खरीद काफी ऊंची की है आशीष, अदरवाइज काउंटर बहुत अच्छा है। HDFC दिग्गज काउंटर है और मार्केट आउट परफॉर्मर है। किसी तरह का डाउनसाइड रिस्क मैं नहीं देखता हूं, तो मुझे लगता है आप बने रहें और रकम जुटा पाएं तो इसमें चाहे तो एवरेज भी करें। महसाना से हरित मेहता गति है, 1000 शेयर 87 के लेवल्स पे बाइंग हुई थी। मुझे लगता है बने रहना चाहिए। हालांकि कुछ समय से गति ने आउट परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो आपको डेफिनेटली और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जोधपुर से आशित राजगढ़िया, NFL है, 1000 शेयर है, 52 रुपीज के लेवल पे बाइंग हुई है। होल्ड करें कि बेचने जाना चाहते हैं? मुझे लगता है बेच देना चाहिए आशीष। कोई खास आउट परफॉर्मेंस नहीं देखी गई है, अंडर परफॉर्मेंस ही रही है। और पूरा जो स्पेस है इसने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है और बजट भी अब निकल चुका है, तो मुझे नहीं लगता बने रहने का कोई औचित्य। सांगली से राहुल कदम जी का सवाल। PVP वेंचर्स 6000 शेयर 30 रुपए 40 पैसे की खरीद। बेहद कमजोर काउंटर है आशीष, और यहां बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। मुझे लगता है बिना समय गवाए निकल जाते हैं। हावड़ा से BL जलान जी का सवाल। अबान ऑफशोर 200 शेयर 803 की खरीद। मुझे लगता है कि कुछ समय आप बने रहें तो यहां पर और ऊपर के लेवल्स आशीष देखने को मिल सकते हैं, तो फिलहाल बने रहने के लिए। मुंबई से राधा जी का सवाल। हिंडाल्को 500 शेयर है, 167.50 की खरीद। देखिए, हिंडाल्को पे हालांकि मेरे बने रहने की राय है आशीष, लेकिन जिस तरह का मूवमेंट और न्यूज फ्लो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी चिंता बड़ी है और आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें। और अगर मान लीजिए आप देखते हैं कि हिंडाल्को 130 के नीचे फिसल जाता है तो निकल जाने के। बड़ौदा से अविनी मेहता जी का सवाल। इंडिया ग्लाइकॉल 800 शेयर 140 की खरीद। यहां पर मेरी राय में एक बार के लिए आप निकल जाएं तो बेहतर होगा। चार्ट कोई बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं है, तो मेरी राय में निकल जाना ही बेहतर। पटना से अर्नब सिन्हा जी का सवाल। स्ट्राइड्स आर्कोलैब 500 शेयर 740 की बाइंग। बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है आशीष। मुझे लगता है कि एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर है और फार्मा सेक्टर में चुनना हो तो मुझे लगता है अग्रणी कंपनी है, निश्चित रूप से बने रहे। कोल्हापुर से वृज कुलकर्णी जी का सवाल। भूषण स्टील 450 शेयर लिए थे 107 रुपए पर। यहां पर निकल जाने की राय है आशीष। चेन्नई से गौतम अयंगर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 500 शेयर 980 की खरीद। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बने रहे। मुझे लगता है कि अग्रणी NBFC है और बाकी NBFC से भी अच्छा परफॉर्मेंस आया है, तो इसमें भी आप बने रहे, मुनाफा और बढ़ेगा। लखनऊ से पंकज पानिया। पुंज लॉयड है, इनके पास 100 शेयर 58 की खरीद। देखिए, हमेशा की तरह पुंज लॉयड पे आज भी आशीष निकल जाने की बिकवाली की राय है। मुझे लगता है एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, तो इस काउंटर में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, निकल जाए अच्छा हो। उदयपुर से विपुल कपूर। श्री रेणुका शुगर्स 1500 शेयर 3170 पे खरीद लिए इन्होंने। रेणुका शुगर ने बहुत निराश किया है आशीष, और मुझे लगता है आगे भी निराशा बनी रहेगी। इस काउंटर से कोई खास उम्मीदें नहीं है, निकल जाए बेहतर। दिल्ली से मानस वोरा। सुजलॉन एनर्जी 500 शेयर 34 इनफैक्ट 35 रुपए की खरीद मान लीजिए। देखिए, यहां पर भी निकल जाने की राय है। हालांकि देखिए, हाल में खबरों में रहा है आशीष के काउंटर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मीनिंगफुल आउट परफॉर्मेंस लंबे समय तक देखने को मिलेगा। मेरी राय में निकल जाना ही बेहतर। देहरादून से महेश। साउथ इंडियन बैंक है, 400 शेयर 28 की खरीद। यहां पर बने रहने की राय है। मुझे लगता है कुछ समय बने रहेंगे और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। शिमला से अश्विन अग्रवाल। मन्नापुरम फाइनेंस 2000 शेयर 23.5 रुपए की खरीद है। यहां से निकल जाने की राय है और स्विच करने की राय है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे। मुझे लगता है कि इस काउंटर से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। चलिए, तो समय भी खत्म हो गया कुणाल। मार्केट्स पे काफी सारे स्टॉक्स पे आपसे तो बातचीत हुई, कोई डिस्क्लोजर सर? किसी भी शेयर में मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। बहुत धन्यवाद सर CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए यहाँ पे। लेकिन सौदा आपको वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।